हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे निर्माण अकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देख लिया था, कहाँ तक देखा था, हमने देख लिए थे मौर्यकालीन समय में मुद्राएं कौन कौन सी चलती थी। 3 प्रकार की मुद्राएं हमने देखा था, जो कि एक चांदी की मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा और कौन सी थी, तांबे की मुद्रा। इन्हें हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे मौर्यकालीन संगठन, यानी मौर्य काल के समय संगठन कितने प्रकार के होते थे। तो इस समय 3 प्रकार के संगठन होते थे। इस समय 3 प्रकार के संगठन होते थे। इस समय 3 प्रकार के संगठन होते थे। अब वो 3 प्रकार के कौन कौन से हैं? पहला जो होता था वो होता था श्रेणी। इस श्रेणी जो संगठन था, ये किन लोग का संगठन था? तो यह शिल्पकारों का संगठन था। किनका? शिल्पकारों का, जो शिल्पकारी का काम करते हैं। शिल्पकारों का आप जानते होंगे। यह शिल्पकारों का संगठन था। पहला हमने देखा श्रेणी। दूसरा हमें क्या है? दूसरा जो है हमारा वो है निगम। ये कौन सा है? निगम ये कैसा संगठन है? तो निगम जो संगठन है, ये किसका है? ये है व्यापारियों का संगठन। यह व्यापारियों का संगठन है। व्यापारियों का संगठन ये जो निगम है, किसका संगठन है? ये व्यापारियों का संगठन है। तीसरा हमें देखना है, तीसरा हमारा कौन सा है? तीसरा जो है हमारा वह है सार्थवाहक। कौन सा? सार्थवाहक। जो तीसरा संगठन है वो कौन सा है? सार्थवाहक। यह कैसे संगठन होता है? यह एक काफिला होता था। यानी कई लोग इसमें जो है सार्थवाहक में कई लोग मिलकर जाते थे। यानी जो व्यापारी होते थे, पहले से लिख लेते, यह कारवा यह काफिला होता था। यह कारवा या काफिला होता था। यानी कि इसमें क्या होता था, जैसे कोई व्यापारी है, व्यापारियों को अगर कहीं दूसरी जगह व्यापार करने जाना होता था, तो अगर 1-2 लोग जाते थे, आप समझ सकते हैं कि उस समय जो था मौर्यकालीन समय, उस समय क्या होता था, जैसे मान लीजिए एक शहर से दूसरे शहर व्यापार करने जाना है, या एक राज्य से दूसरे राज्य व्यापार करने जाना है, तो क्या होता था, बीच में कई सारे लुटेरे मिलते थे, जिनके कार्य क्या करते थे कि व्यापारियों का एक संगठन होता था, यानी काफिला होता था, जिसमें से कई सारे व्यापारी होते थे। और सभी व्यापारी कम से कम नहीं तो कुछ न कुछ उनके जो रक्षक होंगे। यानी कि अगर कोई मालिक है, अब देख रहे हैं इस समय देखें तो अगर जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे मुकेश अंबानी वगैरह, ये जो लोग हैं अमीर लोग, उनके जो है नौकर होते हैं, यानी उनके रक्षक होते हैं, बॉडीगार्ड। इसी तरह उस समय भी जो बड़े बड़े व्यापारी होते थे, उनके भी रक्षक रहे होंगे, बॉडीगार्ड रहे होंगे। 2-4 वो हो गए। अगर 10-15 लोग मतलब संगठन बना के जाते थे अगर कहीं व्यापार करना है, ताकि बीच में कोई परेशान न करे। जैसे कि आज भी आप देख सकते हैं कि अगर कोई सुनसान गली में अकेले जा रहे हैं, तो कोई लोग आते हैं तो आपके मोबाइल वगैरह छीन लेते हैं। इसी के कारण यहाँ पर क्या करते थे, व्यापारी जो होते थे वो अपना काफिला बनाकर जाते थे। तो सार्थवाहक में क्या आते हैं, यह काफिला होता था, इसमें कई लोग साथ जाते थे। निगम यह व्यापारियों का संगठन था, और जो श्रेणी था यह शिल्पकारों का संगठन था। तो हमने मौर्यकालीन संगठन में क्या देखे? 3 प्रकार के संगठन होते थे। पहला श्रेणी, यह शिल्पकारों का संगठन था। दूसरा हमने देखा निगम, यह व्यापारियों का संगठन था। तीसरा हमने देखा सार्थवाहक, यह कारवा या काफिला था। किनका काफिला था? तो व्यापारियों को काफिला रहता था। अगला हम देखते हैं मौर्यकालीन समय में सैन्य व्यवस्था। मौर्यकालीन समय में सैन्य व्यवस्था।
क्योंकि इस समय जो माना जाता है मौर्यकालीन में, इस समय सेना बहुत बड़ी थी, जो कि नंद वंश जो था यानी नंदों की 3 गुना थी। यह सेना इतनी विशाल थी कि नंदों की 3 गुना यानी नंद वंश जो था, हमने देखा था कि महापद्म नंद इनके स्थापक है, और इनकी जो सेना थी मतलब नंद वंश से 3 गुना थी। मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था क्या है? मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था। पहला पॉइंट लिखते हैं, यह नंद वंश से 3 गुना बड़ी थी। इनकी जो सेना थी मौर्यकालीन में कैसी थी? अशोक के समय सेना कितनी बड़ी थी? यानी मौर्य वंश की सेना यानी नंदों की 3 गुना थी। हमने देखा था कि घनानंद के समय जब आक्रमणकारी आया था तो क्या होता है कि वह जो है इनकी सेना देखकर, नंद वंश की सेना देखकर, घनानंद की सेना देखकर वापस चला जाता है। अब समझिए उससे 3 गुना मौर्यकालीन में यानी मौर्यकाल के समय इनकी सेना थी। तो ये 2 प्रकार की थी। इस समय सेना कितने प्रकार की थी? 2 प्रकार की। सेना 2 प्रकार की थी। सेना 2 प्रकार की थी। पहला स्थाई, तथा दूसरा कौन सी है? स्थाई और अस्थाई। दूसरी अस्थाई। मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था में इनकी सेना संगठित थी, बहुत बड़ी थी, क्योंकि यह नंद वंश की 3 गुना थी। यह सेना जो थी 2 प्रकार की थी, स्थाई और अस्थाई। अब हम आगे इसमें देखते हैं कि इनकी जो सेना थी, तो जो सेना का जो नेतृत्व करता था यानी युद्ध के समय जो सेना का नेतृत्व करता था उसे क्या कहा जाता था? उस अधिकारी को, नेतृत्व करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? नायक कहा जाता था। नायक। युद्ध के समय जो अधिकारी सेना का नेतृत्व करता था, सेना का नेतृत्व करता था उसे क्या कहा जाता था? नायक। उसे नायक कहा जाता था। युद्ध के समय जो अधिकारी सेना का नेतृत्व करता था उसे क्या कहा जाता था? नायक कहा जाता था। हमने देखा कि इनकी जो है सेना जो थी नंद वंश से 3 गुना थी। फिर हमने देखा सेना 2 प्रकार की थी, स्थाई और अस्थाई। युद्ध के समय जो अधिकारी सेना का नेतृत्व करते थे उसे क्या कहा जाता था? नायक कहा जाता था। अगला पॉइंट हम देखते हैं, कौटिल्य के अनुसार सेना को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। कौटिल्य के अनुसार सेना को कितने श्रेणियों में बांटा गया था? 3 श्रेणियों में। कौटिल्य के अनुसार
कौटिल्य के अनुसार सेना को तीन श्रेणियों में बांटा गया था। श्रेणियों में बांटा गया था। कौटिल्य के अनुसार सेना को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है पुश्तैनी सेना, पुश्तैनी सेना। पहला पुश्तैनी, दूसरी कौन सी? दूसरी हमारी भाटक सेना। पहले हमने देखा पुश्तैनी सेना, दूसरी हमने देखा भाटक सेना, तीसरी हमारी नगरीय सेना। कौन सी है? नगर पालिका सेना, नगरीय सेना। नगर पालिका सेना। इस समय कितने, कौटिल्य के अनुसार सेना कितने श्रेणियों में बांटी गई थी? 3 श्रेणियों में। पहली हमारी पुश्तैनी सेना, दूसरी भाटक सेना, तीसरी है नगर पालिका सेना। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमें यह देखना है कि इसी में इनकी जो सेना थी इतनी बड़ी होने के कारण तो एक यूरोपीय, एक जो है एक लेखक था, यूरोपीय लेखक जस्टिन ने क्या कहा है? मौर्यकालीन की सेना को लुटेरों का संगठन कहा गया। इतनी बड़ी सेना है, वो ये कहता है कि इतनी बड़ी सेना मतलब लूटपाट करती है, यानी लुटेरों की सेना है। क्या कहा है इनकी सेना को? क्या कहा है? लुटेरों की सेना। किसने कहा है? जस्टिन ने कहा है। ये पॉइंट लिख लेते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं। जस्टिन ने मौर्य काल की सेना को क्या कहा है? डाकुओं का संगठन या लुटेरों का संगठन। डाकुओं का संगठन या डाकुओं का गिरोह। सेना को डाकुओं का गिरोह कहा। तो जस्टिन ने मौर्यकालीन की सेना को क्या कहा है? डाकुओं का गिरोह। ठीक, तो मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था में हमने क्या देखा? इस समय नंद वंशों की, यानी इनकी जो सेना थी मौर्यकाल की, नंद वंश की 3 गुना थी। फिर जस्टिन ने इसी इतनी विशाल सेना को देखकर क्या कहा है? डाकुओं का गिरोह कहा है, ये लुटेरों का संगठन कहा है। फिर दूसरा है हमारा, इसमें 2 प्रकार की सेना थी, एक तो स्थायी, एक अस्थायी। स्थायी वो है जो हमेशा रहती थी, अस्थायी जब काम पड़ता था तब बुलाया जाता था। और युद्ध के समय जो अधिकारी सेना का नेतृत्व करता था उसे क्या कहते थे? नायक कहते थे। कौटिल्य के अनुसार 3 श्रेणियों में सेना को बांटा गया। पहला है पुश्तैनी सेना, दूसरा है भाटक सेना, तीसरा है नगर पालिका सेना। तो मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था हमने देखा, इसमें 3-4 पॉइंट है जिसको आप याद रखिएगा। हालांकि इसमें ज्यादा तो नहीं पूछा जाता, 1-2 पूछे जाए बहुत है। अगला हम देखते हैं प्रशासनिक व्यवस्था। अगला हमें क्या देखना है? प्रशासनिक व्यवस्था। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो इस समय इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो बहुत सुदृढ़ थी। और क्या थी? ये केंद्रीकृत थी, यानी यह केंद्रीकृत व्यवस्था थी। इस समय जो यानी इनके यहाँ जो नियम और वो बनते थे, तो एक जो केंद्र, यानी केंद्र जैसे आज देखा जाए तो आज जो सरकार चलती है वो केंद्रीकृत ही चलती है।
तो यही देखते हैं इनके बारे में आज। क्या देखना है हमें? मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था। क्या देखना है हमें? प्रशासनिक व्यवस्था। इनकी जो व्यवस्था थी, प्रशासनिक व्यवस्था, वह केंद्रीकृत शासन था। इस समय क्या होता था? मौर्यकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो कैसी थी? केंद्रीकृत थी। मौर्यकालीन प्रशासन केंद्रीकृत था। इस समय कैसी व्यवस्था थी? केंद्रीकृत व्यवस्था थी। इस समय जो प्रशासनिक व्यवस्था थी यानी प्रशासन था वो कैसा था? केंद्रित था। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा इस समय क्या होता था? केंद्रीकृत व्यवस्था थी और इस समय राजा को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, यानी कई सारे मंत्री होते थे जिसे मंत्री परिषद कहते थे। राजा को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होती थी। मंत्री परिषद होती थी। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के समय राजा को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। अगला पॉइंट हम देखते हैं। इस समय जो उच्च अधिकारी होते थे यानी जो बड़े पद के जो अधिकारी होते थे उसे क्या कहा जाता था? उच्च अधिकारी जो होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें महामात्र या अमात्य कहा जाता था। उच्च अधिकारियों को महामात्र या अमात्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमात्य कहा जाता था। इस समय जो उच्च अधिकारी थे यानी जो बड़े पद थे उन्हें क्या कहा जाता था? महामात्र या अमात्य कहा जाता था। अगला हम देखते हैं इन अधिकारियों की संख्या कितनी है? 18 है। इस समय इस अधिकारियों की संख्या कितनी होती थी? 18 होती थी। अमात्र या महामात्र सीधी बात लिख लेते हैं। उच्च अधिकारियों की संख्या अधिकारियों की संख्या 18 थी। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में हमने देखा कि इस समय जो उच्च अधिकारी थे वो कितने थे? 18 थे। और जो उच्च अधिकारी यानी जो राजा को सलाह देते थे वो कितने? उनको कहा क्या जाता था? महामात्र या अमात्य कहा जाता था। और राजा को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई थी, यानी मंत्री परिषद गठन किया गया था। और यहाँ पर जो व्यवस्था थी मौर्यकालीन के समय वो कैसी थी? केंद्रीकृत व्यवस्था थी।
अब हम आगे देखेंगे ये जो 18 प्रकार के, इनमें से प्रमुख प्रमुख हम पद देखेंगे। जैसे हमारा हो जाएगा इसमें से अमात्य हो जाएगा, पुरोहित हो जाएगा, सेनापति हो जाएगा, युवराज हो जाएगा, देवारिक हो जाएगा। यानी इसी तरह जो 18 जो पद थे उनके अलग अलग नाम, उनका काम क्या होता था, उन्हें हम देखेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।